नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में हुए हादसे में मारे गए 2 रेंज अधिकारियों का मंगलवार को हरिद्वार में दाह संस्कार हुआ। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर बड़ी संख्या में मौजूद अधिकारियों और वन कर्मचारियों ने उन्हें सलामी दी। वहीं इस हादसे में मारे गए चीला रेंज अधिकारी शैलेश घिल्डियाल को उनके भाई मंगेश घिल्डियाल ने मुखाग्नि दी। आईएएस मंगेश घिल्डियाल पीएमओ में सचिव पद पर तैनात हैं। वहीं दूसरे रेंज अधिकारी प्रमोद ध्यानी को उनके पुत्र द्वारा मुखाग्नि दी गई। इस मौके पर राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने कहा कि ये एक दुखद हादसा है। वहीं इस हादसे के बाद नहर में लापता एक महिला अधिकारी की तलाश जारी है। अब तक महिला अधिकारी का कोई पता नहीं चल सका है। कल ये हादसा हुआ था जब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का ट्रायल रन चल रहा था और इसी दौरान गाड़ी का टायर फट गया। बेकाबू होकर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग घायल हैं, एक महिला अधिकारी लापता है। जीवन यात्रा के सबसे दुखद दिनों में रहेगा हमेशा। हमारी प्राथमिकता अभी इस वक्त ये है कि जो लोग प्रभावित हैं उन तक, उनके परिजनों तक हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहें। देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस लीक होने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। प्लॉट के मालिक दीपक गुप्ता और केयरटेकर नरेंद्र कुमार पर केस दर्ज हुआ। आईपीसी की धारा 336, 278 और 120 के तहत केस दर्ज हुआ है। प्रेमनगर थाने में यह केस दर्ज हुआ है। यहां देर रात क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें फायर सर्विस के इंचार्ज ईशान सिंह और सिपाही अनंगवीर सिंह बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जब अब उनकी हालत ठीक है, ये अच्छी खबर है। वहीं क्लोरीन गैस के सिलेंडर को गड्ढा खोदकर डिस्पोज किया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। क्लोरीन गैस रिसाव का यह हादसा। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। क्लोरीन गैस के सिलेंडर को भी गड्ढा खोदकर डिस्पोज कर दिया गया है और इस हादसे में ईशान सिंह और सिपाही अनंगवीर सिंह बेहोश हो गए थे, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। देर रात कल क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था। फायर सर्विस के इंचार्ज ईशान सिंह जख्मी हो गए थे, घायल हो गए थे इस मामले में। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। आरटीओ ऑफिस के प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। 4000 की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने आरोपी भास्करानंद जोशी को गिरफ्तार किया। आरोपी आरटीओ ऑफिस रुद्रपुर में तैनात है और आरसी ट्रांसफर के बदले रिश्वत मांगने का इन पर आरोप है। तो 4000 की घूस लेते विजिलेंस की टीम ने इन्हें पकड़ा है। आरसी ट्रांसफर के नाम पर रिश्वत मांगी थी इन्होंने, यह आरोप लगा है। आरटीओ ऑफिस रुद्रपुर में यह आरोपी तैनात है, जिनका नाम है भास्करानंद जोशी। उत्तराखंड में 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव हो सकते हैं। सचिव शहरी विकास ने हाईकोर्ट में ये जानकारी दी। हाईकोर्ट ने सचिव का ये बयान रिकॉर्ड कर लिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने ये जानकारी दी, यानी कि राज्य में जुलाई 2024 से पहले निकाय चुनाव हो सकते हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 16 अप्रैल दी है। 2 दिसंबर को राज्य में निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव कराने के बजाय प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई। इसी को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। सचिव शहरी विकास प्रस्तुत हुए थे और उनके इस आश्वासन के साथ कि 6 महीने के भीतर जो निकाय चुनाव हैं वो किसी भी हालत में करा लिए जाएंगे। तो उनके इस स्टेटमेंट को दर्ज करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने अगली तारीख याचिका को लंबित करते हुए 16 अप्रैल की तय की। खबर देहरादून से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फरवरी में पीएम मोदी की रैली कर सकती है। इसे लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने पीएम मोदी से आग्रह किया है। उत्तराखंड में पीएम की 3 रैली करवाने की अपील की गई है और उत्तराखंड बीजेपी पहली रैली फरवरी में ही करवाना चाहती है।
भी हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हो। प्रधानमंत्री ने हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है, उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी किसी भी पार्टी का टिकट दावेदारों को लेकर कोई साफ रुख नहीं है। बीजेपी जहां दावेदारों को लेकर अलग से मीटिंग का हवाला दे रही है, वहीं कांग्रेस ने कैंडिडेट के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, लोकसभा चुनाव को लेकर 5 सीटों पर सीटिंग सांसद अब भी असमंजस की स्थिति में है। वजह दोनों लीडिंग पार्टियों का अभी टिकट के दावेदारों को लेकर कोई साफ रुख नहीं है। बीजेपी में जहां पार्टी संगठन ने इंटरनल सर्वे किया है, वहीं हर लोकसभा सीट पर जनता के बीच में जाकर भी सर्वे किए जा रहे हैं, लेकिन सिटिंग सांसदों को ही टिकट दिए जाएंगे, इस पर पार्टी नेतृत्व कुछ भी कहने से बच रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत चर्चाएं होंगी। टिकट के संदर्भ में कोई चर्चा दूर दूर तक नहीं है। जब विषय आता है तो केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार की पद्धति अपनाता है, उसी पद्धति के आधार पर पार्टी निर्णय करती है और निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। और मैंने कहा ना, हमारे निर्णय में केवल ध्वज वाहक घोषित होता है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल ही होता है। वहीं कांग्रेस ने अब 5 सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, जो हर सीट पर सांसद के टिकट के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी जनता की नब्ज टटोलना। बुधवार को कोऑर्डिनेटर की दिल्ली में मीटिंग भी होनी है और उसी आधार पर टिकट फाइनल करने की बात की जा रही है। टिकट वाला निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है और हाईकमान के स्तर पर कल अखिल भारतीय स्तर पर 5 कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग भी है, क्लस्टर वाइज, हर राज्य से अलग अलग, और कल से उनकी बैठकें चालू हो रही हैं। जो भी हाईकमान का निर्देश होगा उस तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि भले ही चुनावी बिगुल दोनों ही पार्टी ने बजा दिया हो, लेकिन किस सीट पर कौन दावेदार होगा, इस पर ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस कोई भी फिलहाल अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रब्बियारो उत्तराखंड में गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नाभिढांग 5 जगहों पर एयरफील्ड विकसित करने की योजना बना रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने से मुलाकात हुई और इस दौरान बीआरओ के महानिदेशक रघु श्रीनिवासन ने ये जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जोशीमठ से औली सड़क मार्ग सामरिक नजरिए से भी अहम है। उन्होंने करीब 13 किलोमीटर लंबी इस सड़क का काम पीडब्ल्यूडी के बजाय बीआरओ को सौंपने की मांग की। बीआरओ के महानिदेशक ने पिथौरागढ़ में बनाई जा रही बलुआ कोट से तवाघाट और लिपुलेख से जोलिंगकोंग सड़क की स्टेटस रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के सामने रखी है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया, बीआरओ के उत्तराखंड में किए जा रहे कामों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। प्रदेश की सड़कों पर मौजूद 165 ब्लैक स्पॉट में से 129 को दुरुस्त कर दिया गया है। 29 ब्लैक स्पॉट का सुधारीकरण का काम चल रहा है। इसके अलावा 43 ब्लैक स्पॉट ऐसे हैं जिन्हें ठीक किए जाने के बाद कोई दुर्घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की मीटिंग में ये जानकारी दी गई। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। सभी चिन्हित मार्गों पर क्रैश बैरियर का काम किया जाए। जो काम बाकी रह गया उन कामों को गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। 4 धाम यात्रा से पहले ये काम पूरा कर लेने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को निर्देश दिए कि जिलों में जिन स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं और वे अभी तक चिन्हित नहीं हुए हैं, ऐसे स्पॉट को जल्द ही चिन्हित किया जाए और वहां काम किया जाए। उत्तराखंड की बेटी और उत्तरकाशी की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उनके पिता
राधे श्याम कंसवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ग्रहण किया। जैसे ही सविता का नाम बोला गया, उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। समारोह में मौजूद उनके परिवार के सदस्य, सविता की मां भी आंसू रोक नहीं पाई और भावुक हो गई। 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतह करने गई सविता कंसवाल की हिमस्खलन की चपेट में आने से जान गई थी। एवलॉन्च में अन्य लोगों को बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की सविता ने और खुद की जान न्यौछावर कर दी। 16 दिनों में 8000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई की एवरेस्ट और मकालू चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला सविता थी। अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। गणेश गोदियाल ने कहा कि किसी का नाम लेने पर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इतने जघन्य हत्याकांड में अगर मृतक के माता पिता किसी शख्स का नाम ले रहे हैं तो ये गंभीर बात है। गोदियाल का कहना है कि ऐसे में पुलिस को पीड़ित परिजनों से ही सबूत मांगना हैरानी भरा है और संदेह पैदा करता है। अंकिता के माता पिता ने पिछले हफ्ते ही वीआईपी को लेकर आरोप लगाए थे, जबकि पुलिस ने आरोपों को खारिज कर दिया था। किसी का नाम लेने पर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यह आवश्यक है कि इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड में जब मृतक के बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार, उसके मां बाप किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हों, तो उस पर अब पुलिस का यह आंसर, एक क्वेश्चन करना कि आप सबूत लाइए, ये बहुत ही संदेहास्पद है और उत्तराखंड में नागरिकों के हकों के साथ सीधा सीधा राज्य के द्वारा किया गया खिलवाड़ है। देहरादून के कालसी में नशे के विरुद्ध एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जौनसार बाबर के 39 खतों के लोग मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और इस मुहिम को गांव स्तर पर चलाने की बात कही। कालसी में जुटी ये भीड़ एक महापंचायत के आयोजन में पहुंची थी। मौका था नशे के खिलाफ एक आंदोलन चलाने का। इस महापंचायत में कई महिलाएं भी शामिल हुई। वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कुल मिलाकर महापंचायत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यदि नशे से युवाओं को बचाना है तो पहली शुरुआत खुद अपने ही घर से करनी पड़ेगी। और नशा जो बढ़ रहा है, ये न केवल जौनसार बाबर बल्कि उत्तराखंड के और देश के लिए बहुत घातक है। इस नशे से पीड़ित लोग आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जौनसार बाबर के हित में आगे आना होगा और जैसे कि अभी कहा कि ये काम पुलिस प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन तब कर पाएंगे जब हम लोगों का सहयोग। कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। एसपी ने इस मुहिम की तारीफ की और लोगों से अपील की कि नशा तस्करों की सूचना देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और दोषी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैंने सभी लोगों से यहाँ आग्रह किया कि आप हमें जो भी यहाँ पे नशा कर रहा है या करवा रहा है उसकी ठोस सूचना हमें दें, हम कार्रवाई करेंगे और कोई भी इससे बच नहीं पाए। धामी सरकार ने साल 2025 तक नशा मुक्ति प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प की धारणा पर महापंचायत पर आयोजन हुआ, जिसमें गणमान्य लोगों ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही युवाओं को ये भी समझाना होगा कि नशे का रास्ता सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है और नशे से दूरी से घर परिवार की खुशहाली होगी। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। स्थानीय लोगों के साथ आने जाने वाले सैलानियों को भी फायदा होगा। गढ़वाल और कुमाऊं को रामनगर से जोड़ने वाले धनगढ़ी बरसाती नाले पर फिर से पुल बनाने की कवायद शुरू हो गई है और इसके लिए बकायदा टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले इस पुल को वुड हिल नाम की कंपनी बना रही थी, लेकिन कंपनी की लेट लतीफी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की आपत्ति के चलते पुल का काम अधर में लटक गया था। सारी चीजें सॉर्ट आउट होकर अब टेंडर हो चुका है और इसका रिवाइज एस्टिमेट बनके मंजूर हो चुका है। अब ये पुल का निर्माण शीघ्र ही शुरू हो जाएगा, उसके कंपनी के बॉन्ड वगैरह बनेंगे और जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। ये खुशखबरी है हमारी स्थानीय जनता। इस पुल को बनाने के लिए अब अनुमति दे दी गई है और 15 फरवरी तक यहाँ काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही इस पुल का काम शुरू होने के बाद से 1.5 साल में इसे पूरा करना होगा। 17.5 करोड़ के आसपास की उसकी टेंडर कॉस्ट होगी। तो अब उसके बाकी बॉन्ड की कार्यवाही चल रही है और
बॉन्ड बनते ही जल्दी उसको कार्यवाही जो है काम शुरू कराने की कर दी जा रही है। लगभग 1 महीने के आसपास हम मान के चल रहे हैं, बाकी जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। धनगढ़ी बरसाती नाले में हर बरसात में हादसे होते रहते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं नाले में पानी आ जाने के बाद यात्रियों को कई घंटे यहाँ जाम में फंसना पड़ता है। ऐसे में पुल बनने से इन समस्याओं का निदान हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस वॉइस ड्रोन की मदद ले रही है। इस ड्रोन से पहले नो पार्किंग और अवैध अतिक्रमण वालों को चेतावनी दी जाती है और फिर 5 मिनट का वक्त दिया जाता है। इस समय के दौरान अगर नो पार्किंग से गाड़ी और अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो चालान की कार्रवाई होती है। वहीं ड्रोन से ही पूरे शहर की सड़कों और गलियों की देखरेख की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसे वाहन जो रोड के किनारे बेतरतीब खड़े होते हैं, साथ ही साथ ठेलियां जो अस्थायी अतिक्रमण है उससे जो जाम लगता है, उसको देखते हुए लगातार ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग भी हो रही है। साथ ही साथ चालान के लिए भी संबंधित को तुरंत देखने के बाद भेजा जा रहा है, जिससे उसका चालान किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में सेना और स्थानीय लोगों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पारंपरिक रास्तों को लेकर गहराए विवाद को सुलझाना जहां प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, वहीं जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रभावितों ने भी आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 देशों से मिलती है। चीन और नेपाल से सटे इस जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। मुख्यालय से लेकर लिपुलेख बॉर्डर तक सेना की छावनियां मौजूद है। लेकिन अब जहां भी सेना है वहां स्थानीय लोगों के साथ विवाद लगातार गहरा रहा है। मुख्यालय से सटे 22 गाँवों का रास्ता बंद होने से हजारों की आबादी को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। हालात तो ये है कि ग्रामीणों को अपने ही खेत खलियानों और मंदिरों तक जाना कठिन हो गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। धार्मिक स्थल है हमारे, जो हमारे पूर्वजों से पूजा हुआ जो हमारे शिव का मंदिर है, वहाँ पर रास्ते रोक दिए जा रहे हैं। गांव घर के रास्ते रोक दिए जा रहे हैं। कितनी बार हम क्या नाम कहा जिला महोदय को भी पत्र दे चुके हैं, ब्रिगेड कमांडर से भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। असल में सेना जिन रास्तों पर अपना हक जताती है उन पर ग्रामीण सदियों से आवाजाही करते आ रहे हैं। सेना गोचर, पनघट और मंदिरों को जाने वाले रास्तों की लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। हालात तो ये है कि प्रशासन के दखल देने के बाद भी सेना के अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। 22 गाँव के लोगों का सेना के साथ धारचूला में भी विवाद गहरा रहा है। यहाँ लोग सेना को लीज में दी गई जमीन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम एक देश के नागरिक हैं, कॉमन इंटेंशन है राष्ट्र को आगे ले जाना, हर एक की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कहीं पर विवाद है। जो छुटमुट बातें कभी कभी जरूर हो जाती हैं, कुछ नियम कड़े होते हैं, मेरी नज़रों में और जगहों का भी है, कई जगहों की ऐसी बातें हैं। भी हमारी सिविल मिलिट्री लिजनिंग की मीटिंग्स भी होती हैं, इसमें CS साहब भी प्रिपरेशन करते हैं, ऑनरेबल CM साहब के लेवल पे होती है, उसमें भी इन मुद्दों को रखा जाता है। और अगर कोई इसमें ऐसा लगता है कि इसको एस्केलेट करने की आवश्यकता है ऊपर, तो उसमें भी इसको रखा जाएगा और सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। चीन और नेपाल से घिरे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा तंत्र की मौजूदगी बेहद जरूरी है। यही नहीं, सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना को जमीन की भी जरूरत है। ऐसे में बेहतर यही होता है कि सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों की दिक्कतों का भी हल निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तय है कि पक्ष विपक्ष और स्थानीय लोग इस मुद्दे पर जल्द ही आर पार जंग में कूदते नजर आएंगे। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। क्रिकेट का ये मैदान पौड़ी जिले के सुदूर बीरोखाल ब्लॉक का है। यहाँ 30 से अधिक
की महिलाएं क्रिकेट मैच खेल रही हैं। पिछले कई दिनों से चल रहे इस मैच में बीरोखाल ब्लॉक की महिलाओं की 30 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके लिए पहले इन महिलाओं को पुरुष सदस्यों द्वारा ट्रेनिंग दी गई। आमतौर पर ग्रामीण महिलाएं इन दिनों जंगल से घास लकड़ी लाने या फिर खेती के काम में व्यस्त रहती हैं। इन दिनों स्कूलों की भी छुट्टियां हैं, लिहाजा गांव की ये बेटियां मैच खेल रही हैं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा मारे जा रहे चौके छक्के सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। अगली खबर चमोली से, जहां औली में जीएमवीएन और पर्यटन विभाग के कर्मचारियों ने मॉक ड्रिल की चेयर लिफ्ट में फंसे सैलानियों को सुरक्षित रस्सी से किस तरह से निकाला जाए, ये अभ्यास किया। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जीएमवीएन और पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन करते हुए, दरअसल औली में चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल होता है ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के लिए। अगर कभी कोई हादसा हो जाए, कोई सैलानी, कोई इंसान अगर चेयर लिफ्ट में फंस जाए, ऐसी स्थिति में किस तरह से उसे नीचे उतारा जा सकता है सुरक्षित, इसे लेकर ही मॉक ड्रिल की गई। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।